हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे ताकि हम क्वेश्चन को भी पढ़ते चलें और बीच बीच में हम टॉपिक को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि टॉपिक के अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमको नहीं मिलते टॉपिक्स में, तो उनको पढ़ना भी ज़रूरी होता है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को डालते चलेंगे तो हमको वो क्वेश्चन भी मिलते चलेंगे जो टॉपिक्स में नहीं होते। तो ये हमारी फर्स्ट सीरीज है। मैं बीच बीच में टॉपिक्स भी डालती रहूँगी, आप लोग देखते रहिएगा। तो आज पर्यावरण का ये पहला सीरीज पढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। ये पर्यावरण का जो प्रदूषण टॉपिक था उसके अंदर है ये। तो देखिए, पर्यावरण का असंतुलन होता है नगरों में, पूछा है। उसका आंसर देखिए, मल निकासी से, आवासीय समस्या से एवं जलाऊ लकड़ी से। ये तो ऐसे आंसर हैं, जब आपको ऑब्जेक्टिव में दिए जाएंगे तो आपको उसमें से भी एक ही आंसर सही लगेगा, तो आप उस पर टिक लगाइएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है, यानी कि पर्यावरण ह्रास जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चंस में यही पर्यायवाची डाल देता है और तो वो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट से हो जाते हैं। तो देखिए क्या है उसका पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है पर्यावरण अवनयन, यानी कि जो नया नहीं हो सकता अवनयन। पर्यावरण निम्नीकरण, या जो पर्यावरण का जो मेन है वहाँ से उसका निम्नकरण यानी कि कम होता जा रहा है। अगला है पर्यावरण अपकर्ष, यानी कि जो आकर्षण है उसका कम होना पर्यावरण का। तो ये इसके हैं पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण ह्रास होता है यानी कि पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है या जो शुद्धता में कमी आ रही है वो किस वजह से, तो वह प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा एवं पर्यावरण आघात, यानी कि प्राकृतिक द्वारा जो हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, उसके बाद जो पर्यावरण आघात है यानी जो मानव द्वारा होते हैं आघात, जैसे कि प्रदूषण जो फैलाए जा रहे हैं, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये आते हैं पर्यावरण आघात के अंतर्गत। और देखिए अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण जिसके मरुस्थल आ जाते हैं जहाँ पे रेत ही रेत, बालू ही बालू होता है, तो कि वो कैसे जो फैल रहा है तो उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, तो वो पर्यावरण को असंतुलित करता है, क्योंकि ऐसी भूमि पर पेड़ नहीं उगते और पर्यावरण की शुद्धता का मात्र एक कारण है कि बचाने का कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो मरुस्थल में आपके पेड़ बहुत कम होते हैं, तो इसलिए ये असंतुलित कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जो प्राकृतिक संसाधन हमको प्राप्त हैं, कोयला, विद्युत, आप कहते हैं, तो ये है हमारा कि इनका हम जो दोहन करते हैं, पेट्रोल, डीजल, तो इनका दोहन हम कम मात्रा में करें और सुचारू रूप से करें ताकि वो हमारा संरक्षण रह सकते। तो प्राकृतिक संसाधनों का हम संरक्षण करके पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय यही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है, तो वह है पारिस्थितिक कारक। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र किससे मिलकर बनता है, तो जीवीय समुदाय और निर्जीवीय घटक से मिलकर बनता है। जो हमने आपको पिरामिड दिखाया था वो उसी में आते हैं। तो जो जीव जब वो समाप्त होते हैं तो उनके अब घटक के लिए जो यूज़ होते हैं वो निर्जीव घटक होते हैं। तो ये दोनों मिलकर आपका पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो है पुणे में। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है, वो है उत्परिवर्तन, यानी कि किसी चीज़ में एकाएक परिवर्तन। देखिए अगला, पारिस्थितिकम शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं, तो वो है अर्नस्ट हैकेल। अगला क्वेश्चन, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है, तो वह है पश्चिमी घाटों पर आपके जंतुओं की और वनस्पतियों की सबसे ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, आवास के जैविक घटक है समस्त जीव, यानी कि आवास किसके लिए ज़रूरी है, तो वो सभी प्रकार के जीवों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो जीव हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो। तो यहाँ पे आपका है समस्त जीव। अगला क्वेश्चन देखिए, बगुला एवं भैंसों का अन्योन्याश्रय संबंध कहलाता है। बगुला और भैंसों का कैसे, वो एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है, क्योंकि बगुला जब भैंस पे बैठता है वो अपने भोजन के लिए, और भैंस बगुले को अपने पीठ पर इसलिए बिठाती है ताकि वो उसको परजीवियों से मुक्ति मिलती है। तो ये क्या कहलाता है, सहभागिता। वो एक दूसरे को सहभागी बनाते हैं। किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु उपयुक्त लक्षण है अनुकूलन, क्योंकि अनुकूलन के अभाव में सफल जीवन यापन करना मुश्किल है।
अगला देखिए, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी छालों में अगर छोटे बीज चले जाते हैं किसी माध्यम से, चाहे वो पक्षियों के माध्यम से, हवा के माध्यम से, तो वो वहाँ पे प्रफुल्लित हो जाते हैं, फिर से नया पौधा बनकर उगने लगते हैं। तो कहता है कि इन पौधों को क्या कहते हैं, तो इन पौधों को कहते हैं एपीफाइट। ये क्योंकि अपनी लाइफ के लिए उस बड़े पौधे से फाइट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 5 जून को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपका दिवस टॉपिक चलेगा, इसमें उसके अंतर्गत आपको सारे दिवस के नाम बताए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, तो वह है एबोरिजिन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है, तो वो है इग्लू। अर्धगोलाकार होते हैं, ये जाड़ों में बनाए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं इग्लू। अगला क्वेश्चन, एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है। जो एस्किमो लोग हैं जो जाड़े के दिनों में इग्लू में रहते हैं, जो बर्फ़ के मकान में रहते हैं, वो गर्मी के दिनों में किस मकान में रहते हैं, वो होते हैं ट्यूपिक। वो रेंडियर का शिकार करते हैं, उसके मांस का सेवन करते हैं और उसके द्वारा ही निकाले गए तेल का दिया जलाते हैं और उसकी ही खाल से वो गर्मियों के दिनों में अपनी झोपड़ी या फिर तंबू लगाते हैं और उसी में रहते हैं, जिसे हम ट्यूपिक कहते हैं। अगला देखिए, ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं कहलाता है। यानी कि सभी एक दूसरे को सहभागी है, उपकार करते हैं, तो वह सहोपकारिता, यानी कि वो एक दूसरे का उपकार कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा सहोपकारिता। तो फ्रेंड्स, ये आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। अगली नई सीरीज़ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।